यहाँ पे आज हम बात करने वाला है कुछ आर्टिकल्स के बारे में जो लिखे हैं ऑफ कोर्स राज ने, यानी कि ये वाले बुक के बारे में। ये बुक सेल्फ हेल्प है, पर्सनल फाइनेंस के बारे में है, सेल्फ टॉक के बारे में, यानी कि सारे की सारी कैटेगरीज का मिक्सचर है जो मेरे हिसाब से कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ को नहीं आएंगी। सो देख लेते हैं 10 चैप्टर जो मेरे हिसाब से आपके लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आप देख लेना, उसके बाद डिसाइड करना। सो बात कर लेते हैं, शैल वी। बेसिकली ये चैप्टर यही बात करता है कि जो हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वो काफ़ी टेरिबल है और यही राइट टाइम रहेगा उसको चेंज करने का। और चेंज करने के बाद क्या क्या आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने चाहिए उसके भी कुछ एग्जांपल आपको ये वाला चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों को सिखाना चाहिए कर इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग या फिर ऑफकोर्स एलन भैया, उनके बारे में सिखाना चाहिए कर उन्होंने कैसे अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। यानी कि एक डेडिकेटेड किताब होनी चाहिए बिजनेस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या फिर स्टार्टअप्स कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में, ना कि सिर्फ हिस्ट्री के बारे में सिखाना चाहिए, सिर्फ साइंस के बारे में सिखाना चाहिए, सिर्फ मैथ्स के बारे में सिखाना चाहिए। बिकॉज वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ जब तक बच्चा कोई भी एग्ज़ाम देता है तब तक ही काम आती हैं। रियल लाइफ के अंदर या फिर कोई भी बिजनेस खड़ा करता है तब वो सारी की सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं। सो रिफ्रेशमेंट लाने की ज़रूरत है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। अगर अभी नहीं लाएंगे तो कभी लाएंगे। और मेरा भी मानना यही है कि यार पुरानी चीज़ों को छोड़ दो या नया स्टार्ट करो। लाइफ आगे बढ़ चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है और उसको भी चेंज करना चाहिए। और आपको क्या लगता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बट उससे पहले मैंने इस बुक के बारे में एक आर्टिकल लिखा है bookstock.com के अंदर, इन डेप्थ के अंदर है, चैप्टर बाय चैप्टर है। सो अगर आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ना था इस बुक को तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड थे तो। और अभी जम कर लेते हैं सेकेंड चैप्टर के ऊपर, शैल वी। चैप्टर नंबर 2, यू सक एडमिटेड। बेसिकली यही मतलब होता है कि यार अगर आप लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो नहीं रही हैं तो आप कोई भी दूसरे इंसान की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा अपने आप को मत बोलो कि यार नहीं ये वाली प्रॉब्लम को मैं ही सॉल्व करूँगा, कुछ भी हो जाए मेरे अलावा ये प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता, या फिर मैं कोई इंसान को आने ही नहीं दूंगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये वाली बुक को राज ने नहीं लिखा है, उसने सिर्फ अपने थॉट्स को एक राइटर को बताया और वो राइटर ने इस बुक को लिखा है। यानी कि ये बुक राज ने बैठकर ऐसे लिखी नहीं है वर्ड टू वर्ड, सिर्फ थॉट्स बताए हैं राज ने कि यार ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। उसके बाद राज ने ऑफकोर्स बुक को पढ़ा होगा, कुछ चेंजेस किए होंगे, उसके बाद ये बुक को पब्लिश किया है और वो चीज़ को राज ने ये वाले बुक के अंदर भी मेंशन किया है। दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर आपसे कोई भी चीज़ हो नहीं रही है तो मेक श्योर यार दूसरे इंसान की हेल्प लो। अगर आप किसी से हेल्प लोगे तो वो करेंगे, अगर नहीं मांगोगे तो फिर वो इंसान भी क्या करेगा कि यार कुछ बोल ही नहीं रहा है तो मैं क्या ही करूँ। चैप्टर नंबर 4, लाइक फॉर अ राज एंड कमेंट फॉर अ दुबई। सो ये स्टोरी है ये वाला चैप्टर के अंदर जो मेरे हिसाब से आपको पसंद आ सकती है। सो मैंने सोचा कि यार शेयर कर देते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, जब राज स्कूल के अंदर होता है तो वो कूल बनना चाहता था कि यार बच्चे उनसे बातचीत करे, उसके साथ घूमे, उसके साथ खाए, उसके साथ फिरे, वो सब कुछ जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है उसके जो आशाएं होती है, उसके जो विचार होते हैं वही राज के थे। तो वो क्या करता है, जब स्कूल खुलती है वैकेशन के बाद तब सारे के सारे फ्रेंड को ये बता देता है कि यार मैं दुबई घूम के आया था। दुबई के अंदर काफ़ी सारे मॉल हैं, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी सारे बीचेस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लायक। यानी कि बड़ा चढ़ा के बोला था जैसे कि कोई भी बच्चा बोलता है वैसा ही। सो उसके बाद वो कूल बन गया, स्कूल के अंदर सारे बच्चे उसके साथ घूमने फिरने लग गए, दोस्तियाँ कर ली काफ़ी सारे दूसरे लड़कों ने, बच्चों ने। बट उसके बाद क्या हुआ, एक बच्चा होता है वो जाता है राज के कज़न के पास। क्यों? बिकॉज ऑफ राज का कज़न और वो सेम टू सेम स्कूल के अंदर पढ़ते होते थे स्कूल टाइमिंग के दौरान। सो वो एक बच्चा जाता है उसके कज़न के पास और उसको पूछता है कि यार राज तो दुबई जाके आया ना, तू क्यों नहीं गया, तू क्यों घर पे ही था। तो कज़न उसके बाद बोलता है कि यार वो फेंक रहा था, वो दुबई नहीं जाया था, घर पे ही था, घर पर ही चिल कर रहा था। उसके बाद हवा उड़ गया स्कूल के अंदर कि यार राज ने झूठ बोला, राज ने अपने बारे में ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, वो सब कुछ। यानी कि उसके बाद सारे के सारे बच्चे राज को बोलने लग गए थे दुबई।
टीचर्स की बात कर ले या फिर उसके पेरेंट्स की बात कर रहे या फिर जो भी मोहल्ला था, स्कूल था, वो सब कुछ उसको दुबई बोलने लग गया था। उसके बाद वो कुछ टाइम तक स्कूल के अंदर नहीं गया, अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर रख दिया। उसके बाद उसकी मदर आती है उसके दरवाजे पे और बोलती है कि राज क्या कर रहा है, बाहर आ जा। उसके बाद उसकी मदर और उसके फादर उसके साथ कुछ बातचीत करते हैं कि यार लाइफ में ऐसा होता रहता है, जाने दो सबको। और उसके बीच के अंदर उसके फादर को चेस्ट के अंदर कुछ पेन आने लगता है। उसके बाद उसके फादर को उनको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना पड़ता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि यार उसके फादर को हार्ट अटैक नहीं आया था, चेस्ट के अंदर पेन था और वो अभी सही है और आज भी सही ही है। सो उसके बाद उसको लगा कि यार मुझे लाइफ के अंदर कुछ करना पड़ेगा। राज को ऐसा लगा कि यार फादर ऐसे ही मर ही रहे थे कि यार वो वापस आ गए। तो उसके बाद उस मूवमेंट के अंदर उसको लगा कि यार लाइफ के अंदर मुझे अभी कुछ करना पड़ेगा, मुझे ऐसी मस्तियाँ नहीं करनी है, मुझे ऐसे एन्जॉयमेंट नहीं करना है, मुझे ऐसे पार्टियाँ नहीं करनी है, मुझे लाइफ के अंदर कुछ उखाड़ना है, मुझे लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है। सो बेसिकली ये चैप्टर के अंदर राज आपको सिंपली यही बोलना चाहते हैं कि यार लाइफ के अंदर कुछ ऐसे इवेंट आएंगे जब आपको लगेगा कि यार लाइफ काफ़ी लो हो चुकी है या फिर काफ़ी लो जा ही रही है और वो वापस से ऊपर आ जाती है। और वही मोमेंट होता है लाइफ के अंदर और वहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार मैं कुछ लाइफ के अंदर कुछ करूँगा, ना कि यार घर पे बैठ के रहूँगा या फिर कुछ ऐसा वैसा करूँगा। चैप्टर नंबर 6, हाउ टू बिकम रिच। आई नो काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है और आपने भी सुना होगा, काफ़ी सारे आर्टिकल्स के अंदर कुछ वीडियोस भी देखे होंगे और बताया होगा कि यार ये तरीके हैं उससे तू रिच बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। बट ये वाले चैप्टर के अंदर राज ने आपको एक स्टोरी बताई है उसके हाई स्कूल की कि यार कैसे उसने अपना पहला बिजनेस खड़ा किया स्कूल लाइफ के अंदर, यानी कि ऑफकोर्स हाई स्कूल के अंदर। सो बेसिकली 2013 के अंदर लिक्विड्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे थे, बी इट हैंड वॉश हो गया, डिश वॉशिंग जेल हो गया, शावर जेल हो गया, वो सारे की सारी चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। और जो राज जो सिटी के अंदर रह रहा था ना, उस सिटी के अंदर 2 ही ऐसे ब्रांड थे जो अपनी छाप जमाए हुए थे डिश वॉशिंग जेल के अंदर, यानी कि मोनोपोली थी, आई मीन टू से डुओपोली थी डिश वॉशिंग जेल के अंदर। सो उसी के बाद राज को एक ख्याल आता है कि यार 2 ही कंपनियां हैं जो बनाती है डिश वॉशिंग जेल और वो काफ़ी पॉपुलर हैं, लोग उनके ही प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो क्यों ना मैं अपना ही एक डिश वॉशिंग जेल बनाऊँ। तो उसके बाद वो सारे के सारे रिसर्च करता है, किराना की स्टोर के ऊपर जाता है, अपने फादर को पूछता है कि यार बिकॉज ऑफ उनको इंटरेस्ट था केमिकल्स के अंदर, तो उनसे कुछ नॉलेज मिलता है। उसके बाद वो गूगल पे सर्च करता है, काफ़ी सारी चीज़ें करता है। उसके बाद वो क्या करता है, एक डिश वॉशिंग जेल बनाता है, एक सैंपल बनाता है। उसके बावजूद भी वो चीज़ सही तरीके से नहीं बनती बिकॉज वो हाई स्कूल के अंदर था, उसके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं था एक प्रॉपर डिश वॉशिंग जेल बनाने का। तो उसके बाद उसने क्या किया, लिंक्डइन के ऊपर गया। उसके बाद उन्होंने यानी कि राज ने काफ़ी सारे जो केमिकल एक्सपर्ट थे उनको मेल किया, कांटेक्ट किया, काफ़ी सारे लोगों को कांटेक्ट किया। उसके अंदर से सिर्फ एक इंसान ने उसको रिप्लाई किया कि यार मैं तेरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे जो तेरा इंटेल कैपिटल है उसके अंदर से 20% चाहिए। यानी कि उसके पास जब स्टार्ट किया था डिश वॉशिंग जेल बनाने का उसके पास 10,000 थे, तो जो एक्सपर्ट था उसने 2,000 ले लिए। उसके बाद उसके पास सिर्फ बचे थे 8,000। बट हुआ क्या, वहाँ पर जो एक्सपर्ट था उसने बता दिया कि यार डिश वॉशिंग जेल को कैसे बनाना है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसको परफेक्ट कैसे करना है। उसके बाद उसने डिश वॉशिंग जेल बना दिया और उसके बाद उसकी प्राइस रखी उसने 45 रुपीज़। और जो करंट मार्केट के अंदर जो 2 ब्रांड थे ना, उसकी डिश वॉशिंग जेल की प्राइस थी 110 रुपये। तो उसने काफ़ी हाफ कर दी, यानी कि प्राइस काफ़ी कम कर दी, तो लोग बाय करने आएंगे ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, जो भी उसने सैंपल बनाए थे डिश वॉशिंग जेल के उसको फ्री के अंदर बांट दिया, अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने आस पड़ोस के अंदर, सारे के सारे लोगों के अंदर फ्री के अंदर ही बांट दिया। उसके बाद अगर लोगों को पसंद आते तो वो लोग बाय करने आते। तो ऑफकोर्स वैसा ही हुआ, लोगों को काफ़ी पसंद आए डिश वॉशिंग जेल और लोगों ने कुछ ऑर्डर्स भी दिए। और उसी के साथ साथ उसकी एक जर्नी की शुरुआत की हुई बिजनेस करने की या फिर एंटरप्रेन्योरशिप की। और उसके बाद उसने सोचा कि नहीं यार बिजनेस ही मुझे करना है, मुझे इसी के अंदर ही इंटरेस्ट है, मुझे दूसरा कोई भी काम करना ही नहीं है। तो उसके बाद जो भी हुआ आपने देखा वीडियोस के अंदर, उसके इंस्टाग्राम के अंदर, फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर, या फिर ऑफकोर्स यूट्यूब के अंदर भी
सो यस, ऐसे शुरुआत हुई थी एक बच्चे की लाइफ की, जो एक ड्रीम था उसका वो सक्सेस हो गया एंड वो अभी काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन है, काफ़ी सारे बिजनेस वो रन कर रहा है, यानी कि ऑफ कोर्स राज। सो लेसन यहाँ पे यही है, या फिर की टेक अवे यहाँ पर यही है कि यार बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक आइडिया चाहिए और वो आइडिया पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और अगर आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया देन ऑफ कोर्स आप वो बिज़नेस को काफ़ी सही तरीके से रन कर पाएंगे। द प्रॉब्लम यहाँ पर यही आता है कि यार आप यही सोचते हैं कि यार मुझे लाखों रुपए चाहिए, मुझे काफ़ी सारे लोग चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी आपके पास है उससे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, देखें क्या 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 होता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसके बाद वो सारे के सारे कठिनाई को पार करते जाएँ एंड ऑफ कोर्स एक दिन आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर आप सक्सेस पा ही लेंगे। चैप्टर नंबर 10, जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग। ज़्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ अपने माइंड के अंदर। अगर आप कोई भी चीज़ों के बारे में ज़्यादा ही सोचते रहेंगे ना तो सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा, दूसरा कुछ भी होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नई वेबसाइट को ओपन करना है और मैं वेबसाइट को ओपन नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं डोमेन को बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं होस्टिंग को बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल को लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर वेबसाइट फेल हुई तो क्या करूँगा, मेरे होस्टिंग के पैसे डूब गए तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे व्यूज़ नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों को आप सोचते ही रहते हैं बट कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर। अगर आप सोचते ही रहेंगे तो टाइम ही वेस्ट होगा और दूसरा कोई इंसान आएगा आपके आइडिया को लेके चला जाएगा और उसकी वेबसाइट चल ही जाएंगी और आप सोचते रह जाएंगे फिर से कि यार काश मैंने उस टाइम पर वेबसाइट को ओपन किया होता तो अच्छा होता, उसके जगह मेरी वेबसाइट होती, मेरा डोमेन होता, मैं पैसे कमा रहा होता घर पे बैठे बैठे। यानी कि ओवर थिंकिंग करना बंद करो एंड रियल लाइफ के अंदर जीना सीखो एंड बी प्रैक्टिकल एंड एक्शन लेना सीखो एंड यस यही है, दूसरा कोई इलाज है नहीं ओवर थिंकिंग का। अगर आपके पास है तो मेक श्योर अप्लाई करना, बट राज ने यही बताया और मैंने भी यही बताऊंगा कि यार स्टॉप इट नाउ एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ राइट नाउ। चैप्टर नंबर 11, स्टॉप इन्वेंटिंग एंड स्टार्ट कॉपिंग। नाउ यहाँ पे अगर आपको कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपको नई चीज़ों को इन्वेंट करना पड़ेगा जो लाइफ के अंदर या फिर इस दुनिया के अंदर आपने कभी देखी ही नहीं है। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है या फिर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी इंसान को कॉपी भी कर सकते हैं बट कॉपी अलग तरीके से करना है, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी नहीं करना कि यार इसने ये करा तो मैं सेम टू सेम यही पाथ के अंदर जाऊंगा, कुछ भी चेंज करे बिना, यानी कि जो भी किया वही करूंगा। ऐसा नहीं यार, अपने तरीके से करना है। अपनी एक्सपर्टीज़ को समझो, अपने आप को समझो कि यार मैं किस किस चीज़ के अंदर अच्छा हूँ, किस किस चीज़ के अंदर अच्छा नहीं हूँ। जो अच्छा नहीं हूँ उसको साइड में रखो, अच्छा नहीं हो ना उसके लिए लोगों को हायर कर सकते हैं, और जो चीज़ के अंदर आप अच्छे हैं उसके अंदर आप नई चीज़ को इन्वेंट कर सकते हैं कॉपी करने के बाद। सो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट की ही बात कर लो कि यार bookiestock.com, वहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, बुक की समरीज लिखता हूँ, मेरे जो थॉट्स आते हैं वही लिखता हूँ कि यार मेरे लाइफ के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब कुछ लिखता हूँ। क्या मैं पहला इंसान हूँ वो करने वाला? नहीं। गूगल पे जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी बुक्स के बारे में, बुक समरीज के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में। मैं फाइनेंस की बात नहीं करता हूँ बट बेसिकली आइडिया दे रहा हूँ। वही है, काफ़ी सारे वेबसाइट हैं बुक्स के बारे में, बुक समरीज के बारे में, बुक रिकमेंडेशन के बारे में, या फिर यूट्यूब की बात कर लेना यार। यूट्यूब के अंदर भी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बात करते हैं बुक्स के बारे में। मैं अकेला नहीं हूँ ना, बट मैं क्या कर रहा हूँ, अपने तरीके से बातचीत कर रहा हूँ ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यार जो काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, उनकी स्टाइल है उनके लिए अच्छी है, बट ये मेरी स्टाइल है जो मेरे लिए अच्छी है और मैं वही बात करता हूँ। सो कॉपी करना है करो, कॉपी करने से घबराओ नहीं, बट अपने तरीके से करो, ना कि सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करो। आई एम श्योर आप अपनी ऑडियंस को फाइंड कर लेंगे या फिर जो भी आप कर रहे हो उसके अंदर आप सक्सेस पा ही लेंगे। इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी करना है सही तरीके से, अपने तरीके से अपनी एक्सपर्टीज को मिक्सचर करने के बाद करो। चैप्टर नंबर 13, हाउ टू बी सक्सेसफुल। काफ़ी सिंपल आंसर है, बी कंसिस्टेंट। रेगुलर रहो ना यार। यूट्यूब को स्टार्ट करना है, वेबसाइट को ओपन करना है, या फिर सोशल मीडिया के अंदर कुछ वीडियोस को अपलोड करना है, या फिर बिजनेस को स्टार्ट करना है, कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा। 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल भी देने पड़ सकते हैं अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार मैंने 1 महीने तक रेगुलर वीडियो डाले यूट्यूब के अंदर बट मेरे वीडियोस कोई देख ही नहीं रहा है, मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे, मेरा टाइम ही वेस्ट हो रहा है, मुझे
कुछ काम ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियोस को रेगुलर डालो और देखो कि यार मैं कहाँ कहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, और उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दो। मिस्टेक को सॉल्व करो और आगे बढ़ते जाओ, और जो सेम टू सेम मिस्टेक हो उसको रिपीट ना करो। और यही सिंपल आंसर रहेगा मेरा और राज ने जो बताया है 13वें चैप्टर के अंदर, क्या हाउ टू बी सक्सेसफुल के अंदर। एक लाइन के अंदर आंसर है बी कंसिस्टेंट। मेरे ही मान लो यार वेबसाइट के अंदर, यानी कि जो मेरी मेन वेबसाइट है मोबाइल ड्रॉप, वहाँ पर मैं 2018 से आर्टिकल लिख रहा हूँ। कहाँ से? 2018 से। एक दिन भी मैंने स्किप नहीं किया है। दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मुझे लगता है कि आर्टिकल टॉपिक अच्छा है आर्टिकल का तब लिखता हूँ, बट मैं लिखता हूँ, कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूँ। मेरे पास अभी 5 वेबसाइट है, और अगर मुझे एक वेबसाइट के लिए टॉपिक नहीं मिलता है तो दूसरी वेबसाइट के लिए टॉपिक मिल ही जाता है। वहाँ पर नहीं मिलता है तो तीसरी वेबसाइट है, वहाँ पर नहीं मिलता तो चौथी वेबसाइट है। बट मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं आया है मेरे लाइफ के अंदर 2018 से बात कर ले कि यार मैंने लिखा नहीं होगा दिन के अंदर। कुछ ना कुछ लिखता हूँ, कुछ ना कुछ। कुछ ना हो जाए तो कुछ भी लिख लेते हैं। गूगल डॉक्स के अंदर जो भी थॉट्स आते हैं वो लिख लेते हैं, उसके बाद वो न्यूज़ लेटर के अंदर डाल देते हैं। सो वो भी है। सो बी कंसिस्टेंट। अगर वो कर लिया लाइफ के अंदर तो मेरे हिसाब से आप लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब जो आपकी सालों की मेहनत थी ना, जो सालों तक आपको कुछ व्यूज़ नहीं मिल रहे थे, कुछ लोग देख नहीं रहे था, वो सालों की मेहनत एक दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। सो बी कंसिस्टेंट। चैप्टर नंबर 15, हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट। यहाँ पे मान लो कि यार आपने एक बिजनेस खड़ा किया, वहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट को बेचना है और आपको पता नहीं है कि यार मैं इस प्रोडक्ट की प्राइस रखूँ तो क्या ही रखूँ, या फिर ऑफकोर्स अगर आप ऑनलाइन हैं और आप राइटर हैं तो राइटर का पैसे की वैल्यू क्या होती है, जितना वो लिखता है उसके मुताबिक ही उसको पैसा मिलता है। फॉर एग्जांपल 10,000 वर्ड, 50,000 वर्ड, या फिर 20,000 वर्ड, या फिर 1,000 वर्ड, उसके मुताबिक ही उसको पैसा मिलता है। सो हम एग्जांपल लेते हैं राइटर का, जो ऑफकोर्स राज ने शेयर किया है, तो मेरे लिए ईजी रहेगा, आपके लिए भी मेरे हिसाब से ईजी रहेगा समझने के लिए। सो मान लो कि यार मैं अभी की बात करूँ तो 50,000 वर्ड को राइट करने के लिए सिर्फ 5,000 लेता हूँ। 5,000 रुपये 50,000 वर्ड को लिखने के लिए। और मेरे पास अभी की बात कर तो हैं 20 क्लाइंट, और वो सारे के सारे मुझे बोल रहे कि यार मेरे लिए लिख, मेरे लिए लिख, मेरे लिए लिख, मेरे लिए लिख। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर 5,000 से 10,000 कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ? ऑफकोर्स कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास अभी 20 ऑप्शन हैं जो लोग खड़े हुए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि यार मेरे लिए लिख, मेरे लिए लिख। तो मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं अपनी प्राइस को बढ़ा सकता हूँ। मैंने मान लो कि यार बढ़ा ली 5,000 से 10,000 कर ले कि यार मैं अभी की बात करूँ तो 50,000 वर्ड को लिखने के लिए 10,000 चार्ज करूँगा। तो 20 में से 10 चले जाएंगे कि यार बोलेंगे करनी यार काफ़ी एक्सपेंसिव है मेरे लिए, मैं नहीं हायर कर सकता तेरे को। 10 ही बचे, और 10 में से 10 बचे हैं, सिर्फ 10 काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फिर से मैं डिसाइड करता हूँ कि यार 10,000 काफ़ी चीप है मेरे लिए, मुझे काफ़ी लिखना पड़ेगा। सो मैं 20,000 कर देता हूँ कि यार अभी मैं चार्ज करूँगा 20,000, और उसके बाद उसके अंदर से भी 5 चले जाते हैं। क्या नहीं यार 5 काफ़ी ज़्यादा, 20,000 काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे मुझे लिखने के लिए। सो 5 चले जाता है, सिर्फ बचते हैं 5। और उसमें से भी मुझे लगता है कि यार 5 है, 5 के लिए मैं नहीं लिख सकता ना यार 20,000 वर्ड, 50,000 वर्ड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं फिर से डिसाइड करता हूँ कि यार मैं 25,000 चार्ज करूँगा 50,000 को लिखने के लिए, यानी कि ऑफकोर्स वर्ड। सो वहाँ पर भी ऐसा होता है कि यार सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, और उसमें से डिसाइड करता हूँ मैं क्या इसके लिए जाऊँ या फिर इसके लिए जाऊँ। दोनों ही मुझे सेम टू सेम पे कर रहे हैं, 1 रुपया ज़्यादा भी नहीं दे रहे, कम भी नहीं दे रहे। उसके बाद मुझे डिसाइड करना पड़ेगा यार ए के पास जाऊँ या फिर बी के पास जाऊँ। तो आप ऐसे अपनी प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपके पास कितने क्लाइंट हैं जो ऑफकोर्स आपको ऑफर कर रहे हैं पैसे सेम टू सेम चीज़ को करने के लिए। अगर काफ़ी सारे हैं तो आप ऐसे अपनी प्राइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मान लो कि यार आपके पास एक ही क्लाइंट है जो आपको ऑफर कर रहा है कुछ पैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको पूछता है कि यार मुझे एक आर्टिकल लिखवाना है तेरे से और वर्ड होंगे 5,000, तो मुझे अपनी प्राइस बता दे कि यार इतना तू मुझे चार्ज करेगा। तो आपको सामने से अपनी प्राइस को नहीं बताना है, आपको उससे पूछना है कि यार आप मुझे बता दो कि यार आप कितना दोगे मुझे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे आगे। सो वो आपको बताएगा कि यार मैं तुझे 10,000 दूंगा इतने वर्ड को लिखने के लिए। तो आपको लगता है कि यार 10,000
काफ़ी सही यार, अब मैं कुछ पैसे कमा ही नहीं रहा हूँ, मेरा पहला ही क्लाइंट है, मेरे पास दूसरे कोई क्लाइंट थे ही नहीं, तो आप उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यार 10,000 काफ़ी होता है, बिकॉज पहले आपने इतने पैसे कमाए नहीं हैं। बट अगर आपने 10,000 से ज़्यादा कमाए हैं पास्ट के अंदर, 15,000 20,000, तो वहाँ पर आप उसको बोल सकते हैं कि यार नहीं यार, मैंने पहले इससे ज़्यादा चार्ज किए थे 12,000, तो मैं 12,000 ही लूँगा, 12,000 से कम नहीं लूँगा। तो वहाँ पर आप वो मांग सकते हैं और वो ऐसे ही आप अपने प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सही चैप्टर है ये, मैंने भी लिखा है वेबसाइट के अंदर, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इन डेप्थ के अंदर कि यार प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ काफ़ी सारे नए लोग आते हैं ऑनलाइन और काफ़ी सारे ब्रांड उनको बोलते हैं प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए कि यार हमको ब्रांड डील करवानी है, तो अपनी प्राइस को बोल, और वहाँ पर वो बोल नहीं पाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये चैप्टर मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहेगा और काफ़ी कुछ सीखेंगे। सो मेक श्योर पढ़ना ये वाला चैप्टर को, या फिर आर्टिकल को पढ़ लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मेक श्योर। चैप्टर नंबर 21, हाउ टू ग्रो ऑन द सोशल मीडिया। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है और इसके आंसर भी आपको काफ़ी सारे जगह देखने को मिल जाएंगे। बट ये वाली किताब के अंदर राज ने आपको एक एग्जाम्पल दिया है टिकटॉक का, कि यार जब वो बैन हुआ था इंडिया के अंदर, तब इंस्टाग्राम ने एक अपॉर्चुनिटी को देखा कि यार जो सारे के सारे क्रिएटर हैं टिकटॉक के, वो कहाँ पर जाएंगे, वो आने चाहिए इंस्टाग्राम के अंदर। क्यों आने चाहिए? बिकॉज ऑफ हम लॉन्च करने वाले हैं रील्स को। और वैसा ही हुआ, सारे के सारे जो टिकटॉक के क्रिएटर थे वो लैंड हुए इंस्टाग्राम के अंदर। तो आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक नया फीचर लॉन्च करता है तो आपको उसके ऊपर ही कंटेंट बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है यूट्यूब के अंदर, शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करने ही होंगे। अगर आपको सब्सक्राइबर गेन करने हैं, अगर आपको व्यूज़ चाहिए, तो आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करने ही पड़ेंगे। वहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार नहीं यार मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना पसंद नहीं है, यार 30 सेकंड 60 सेकंड के अंदर मैं क्या ही बनाऊंगा, लोग क्या ही सीखेंगे, लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको वैसा ही करना पड़ेगा जैसा सोशल मीडिया आपसे करवाना चाहती है, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है वो आपसे करवाना चाहती हैं, वैसा ही करवाना आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फेसबुक की मान लो, यार फेसबुक के अंदर पहले लोग फ्रेंड से बातचीत करते थे, बट धीरे धीरे वो शिफ्ट हुआ और अभी फेसबुक के अंदर वीडियोस चल रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोस वहाँ पर डाल रहे हैं लोग, और लोग वहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं फेसबुक के अंदर। सो अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया होता इंस्टाग्राम की, फेसबुक की या फिर यूट्यूब शॉर्ट की, तो आपने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर गेन कर लिए होते, व्यूज़ काफ़ी पा लिए होते, काफ़ी सारे पैसे छाप लिए होते, अगर वो अपॉर्चुनिटी आपने स्पॉट की होती तो। सो मेक श्योर फ्यूचर के अंदर अगर आप देखते हैं यूट्यूब एक नया फीचर ऐड करने वाला है, तो आप पहले इंसान होने चाहिए वो फीचर को ट्राई करने वाले। चैप्टर नंबर 24, द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, राज की बात कर रहा हूँ। उसने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको यही बोला है कि यार एडवाइस मांगना बंद करो एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी राज से मिलते हैं तो आप उनसे पूछेंगे कि यार मुझे लाइफ की सबसे अच्छी एडवाइस दे, या फिर मेरे लिए अच्छी एडवाइस क्या होगी, तो आपको वो सिंपली यही बोलेगा कि यार अपने आप पर काम कर, इम्प्रूव योर सेल्फ डेली 1%, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, रीडिंग कर, एंड काफ़ी सारे इंटरव्यूज देख जो बिलियनर्स है और उससे सीखना शुरू करो, एंड स्टार्ट समथिंग दैट यू लव। वही बात करेगा। सो राज ने आपको सिंपली यही बोला है कि यार जब कभी भी आप अपने आइडल होते हैं या फिर जो लोगों को आप फॉलो करते हैं उससे मिलते हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए। और वो क्वेश्चन क्या हो सकता है, जो इंसान से आप मिल रहे हैं उसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में आप कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप राज से पूछे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि यार मैं अपनी पब्लिक स्पीच को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कि यार मैं जब स्टेज के ऊपर जाता हूँ तो मुझे घबराहट होती है, मुझे फियर होता है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। तो राज वहाँ पर आपको एडवाइस दे सकता है, बिकॉज उसने वो सारी की सारी चीज़ों को फेस किया है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट एडवाइस मांगोगे ना लाइफ के बारे में, तो वो सेम टू सेम चीज़ों को रिपीट करेगा, जो सेल्फ टॉक की होगी वही। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात कर लो है कि यार अगर आप मुझसे आके पूछते हैं कि यार वेबसाइट को कैसे ओपन करना है, व्यूज़ कैसे लाना है, पैसे कैसे छापने हैं वेबसाइट के थ्रू, तो मैं आपको एक स्पेसिफिक आंसर दे सकता हूँ वेबसाइट्स के बारे में। बट आप मुझसे आके पूछेंगे कि यार मुझे लाइफ की एक अच्छी सी एडवाइस दे, तो मैं सेम टू सेम रिपीट करूँगा ना यार।
अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर, बुक को रीडिंग करना शुरू कर दे, एक्सरसाइज कर, टॉक टू योरसेल्फ, एंड वो सारी की सारी चीज़ें को मैं रिपीट करूँगा जो मेरे हिसाब से आपने लाखों बार सुना होगा काफ़ी सारे लोगों के थ्रू। सो मेक श्योर किसी से भी एडवाइस मांगनी है ना तो स्पेसिफिक जिसके बारे में क्वेश्चन पूछो और आपको वहाँ पर आंसर मिल ही जाएगा। सो यस, ये थे 10 चैप्टर जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि यार आपके साथ शेयर करना चाहे तो मैंने शेयर कर दिए। और अभी बारी आती है कि यार ये बुक को किन किन लोगों को पढ़ना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल किन किन लोगों को पढ़ना चाहिए। तो उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो लोग ने अभी अभी बुक पढ़ना शुरू किया है और जिन लोगों ने अभी तक बुक नहीं पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल Atomic Habit, Rich Dad and Poor Dad, The Courage to be Disliked, The 7 Habits of Highly Effective People, या फिर ऑफ कोर्स अल्केमिस्ट भी नहीं पढ़ी है ना तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, यानी कि नए रीडर्स के लिए होगी। वाई? बिकॉज ऑफ काफ़ी सरल तरीके से ऑथर ने ये बुक को लिखा है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा है। इंग्लिश है बट काफ़ी भारी भरकम वर्ड को यूज़ नहीं किया है, काफ़ी सिंपल वाले वर्ड हैं तो समझने में कोई भी इशू नहीं आएगा और पढ़ते समय मेरे हिसाब से बोरिंग नहीं होगा नए रीडर्स के लिए। और अभी बात कर लेते हैं किन लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने जो मैंने अभी बुक्स को मेंशन किया उन सारे के सारे बुक्स को पढ़ा है, स्किप कर सकते हैं, कुछ नया नहीं सीखेंगे बिकॉज ऑफ ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ों को रिपीट किया है और वो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने पढ़ी बिकॉज ऑफ मुझे वीडियो बनाना था, मुझे आर्टिकल लिखना था, दैट्स वाई पढ़ी। अगर वो नहीं करना होता तो मैं इसके अंदर 250 रुपये या फिर 220 रुपये स्पेंड नहीं करता या फिर वेस्ट नहीं करता मेरा टाइम और मेरा पैसा ये वाले बुक के अंदर। सो वो भी है। सो या स्टिल चॉइस आपका रहता है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, या फिर स्टिल डाउट है ना तो एक लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, bookstock.com की आर्टिकल को पढ़ लेना, इंग्लिश के अंदर है। मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है चैप्टर बाय चैप्टर। सो उसको पढ़ लेंगे ना तो कुछ आइडिया हो जाएगा क्या 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 है ये वाले बुक के अंदर। सो या कुछ नया नहीं है, एवरेज काइंड ऑफ बुक है, आर्टिकल टाइप बुक है एंड लिखने की ज़रूरत नहीं बट भैया। सो दैट्स वाई। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आता है तो लाइक करके जाना। हर बार बोलता हूँ लोग स्किप करके भी चले जाते हैं बट स्टिल मेरा जॉब है, मेरा हक बनता है बोलने का, लाइक करके जाना। अगर नहीं आता तो ऑफकोर्स डिसलाइक करते हैं, चॉइस इज़ ऑल योर्स। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रिकिंग ग्रेट डे। मिलता हूँ बहुत जल्दी, बाय।